नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। यूं तो रामदेव और बालकृष्ण का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन इस बार वे उत्तराखंड में निकले एक टेंडर को लेकर विवादों में हैं। बालकृष्ण पर एक कार्य के लिए खुद की 3 कंपनियों के टेंडर डालने के आरोप लगे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को एक कंपनी को महज 1 करोड़ रुपए किराए पर दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर मुखर हो गई है। पूरा मामला क्या है, पहले इसे समझिए। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट एक बेहद खूबसूरत जगह है। ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर कभी ब्रिटिश इरा के फेमस जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर हुआ करता था। यहीं पर उनका ऑफिस भी था। 1830 में उन्हें भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। 1843 में सेवानिवृत्त होकर वे इंग्लैंड लौट गए। उन्होंने कई चोटियों की खोज भी की। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उनके सम्मान में पीक एक्सवी का नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया था, जिसे उस समय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पहचाना गया था। मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आसपास के खूबसूरत नज़ारे और ठंडी हवाएं हर किसी को लुभाती हैं। यहाँ से मसूरी की खूबसूरत वादियों के साथ ही हिमालय और पूरी यमुना घाटी खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकने के लिए कोई खास सुविधा नहीं थी, इसलिए सरकार ने इसे वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की योजना बनाई। साथ ही कुछ अन्य प्रोजेक्ट भी इससे जोड़े गए, जिससे कुछ कॉटेज वहाँ पर बनने थे जहाँ पर टूरिस्ट रुक सकें। इसके अलावा कैफेट एरिया का निर्माण किया जाना था और एक हेलीपैड भी बनना था, ताकि पर्यटक सीधे उड़ान भरकर यहाँ पहुँच सके। हालांकि यहाँ उड़ान भरना कितना मुश्किल होगा ये भी समझा जा सकता है। केदारनाथ में इसके दुष्परिणाम हम सबके सामने हैं। बहरहाल यहाँ पर 2 म्यूजियम भी बनने हैं, जिसमें एक में सर जॉर्ज एवरेस्ट की जिंदगी और काम के बारे में बताया जाएगा और दूसरे में उत्तराखंड की संस्कृति और कला को दिखाने की योजना थी। इसके अलावा एक तारामंडल का निर्माण भी किया जाना है, जिसमें पर्यटक तारों भरा आसमान देख सके। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2022 में एक टेंडर निकाला, जिसमें शर्त यह रखी गई थी कि कंपनी को जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को टूरिज्म हब के तौर पर डेवलप करना होगा और उस कंपनी को जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की 142 एकड़ की जमीन इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाएगा। और साथ ही ये शर्त भी रखी गई कि कंपनी को सालाना 1 करोड़ रुपए किराए के तौर पर सरकार को देना होगा। ये कार्य 15 साल के लिए दिया गया था। होना तो ये चाहिए था कि इस कार्य के लिए देश भर से कई कंपनियां आगे आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल 3 कंपनियां टेंडर डालने आई। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। 3 कंपनियों में एक थी प्रकृति ऑर्गेनिक्स, दूसरी थी बरवा एग्रीसाइंस और तीसरी थी राजस। इन तीनों कंपनियों ने अपनी अपनी बोली लगाई। प्रकृति ने कहा कि वह सरकार को 51 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगी। बरवा ने 65 लाख प्रतिवर्ष देने की बात कही, जबकि राजस 1 करोड़ रुपए सालाना देने पर राजी हो गई और ये टेंडर राजस को मिल गया। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि तीनों कंपनियां एक ही व्यक्ति की हैं, यानी कि टेंडर में घपला हुआ है। उक्त तीनों ही कंपनियों में बालकृष्ण की साझेदारी है। इस बात का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया कि क्या रामदेव और बालकृष्ण को फायदा देने के लिए ये सब कुछ हुआ? यह एक संयोग तो हो नहीं सकता। कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में पर्यटन विभाग की जमीन सालाना किराए पर देने के मामले को भ्रष्टाचार करार दिया है। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट जो भूमि प्रकरण है, उससे ये जाहिर होता है कि किस प्रकार से इस प्रदेश की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में ये सरकार लगी हुई है। मामला उजागर इस प्रकार हुआ है कि जॉर्ज एवरेस्ट जो सरकारी भूमि थी, उस पर पर्यटन गतिविधियों के बढ़ावे के लिए जो लीज हुआ, उस लीज पर जो टेंडर हुए वो एक ही व्यक्ति के, तीनों कंपनियों के, उसमें एक ही व्यक्ति के उन तीनों कंपनियों में शेयर हैं और उन्हीं तीनों कंपनियों के बीच कंपटीशन कराया गया और अंततोगत्वा 1 करोड़ रुपए में उस भूमि को लीज कर दिया गया। और उस भूमि पर सरकार ने किसी बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसी अन्य बैंक से पैसे लेकर उस भूमि पर बहुत बड़ा निवेश भी किया। निश्चित रूप में ये प्रकरण सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का प्रकरण है। मेरा ये मानना है कि इस प्रकरण की गहन जांच होनी चाहिए। इस प्रकरण में तात्कालिक या जो अभी हो सकता है वो तात्कालिक जो सचिव रहे हों वो अभी तक उसी विभाग में हों, लेकिन वो जो भी सचिव रहे हों, जो भी वो मुख्य अधिकारी थे, मैं नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं समझूंगा, लेकिन
निश्चित रूप में उस सचिव की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है और वो सचिव इसमें रंगे हाथों इस प्रकरण में संलिप्त है। इसलिए उस सचिव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी मंशा पर अब कोई ये बात नहीं रह गई है कि ये शंका हो कि इनकी भावनाएं राज्य के हित के प्रति थी या अपने हित के प्रति थी या उस जो फायदे में है जो व्यवसायी उनके प्रति थी इनकी भावनाएं। निश्चित रूप में इसमें कोई शक नहीं रह गया कि इनकी भावनाएं अपने हित में और उस व्यवसायी के हित में थी। राज्य के प्रति इनकी भावनाएं बिल्कुल नहीं थी, राज्य के हित में इनकी भावनाएं बिल्कुल नहीं थी। तो इस प्रकरण की गहन जांच होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसा बैंक से कर्ज लेकर सरकार ने इस पर लगाया वो पैसा इन अधिकारियों से रिकवर होना चाहिए और ये जो साठ गांठ में लोग संलिप्त हैं इन सब से वो पैसा रिकवर होना चाहिए और वो भूमि वापस सरकार में निहित होनी चाहिए। मैं ऐसी मांग करता हूं। कमाल की बात यह भी है कि टेंडर डालने वाली तीनों कंपनियों की मिल्कियत बालकृष्ण के पास है। कब्जे वाले हिस्से का छोड़ भी दिया जाए तो इस 762 बीघा भूमि का सरकारी रेटों से मूल्य आज के समय में करीब 2,757 करोड़ बैठता है। जमीन का यह रेट सरकारी सर्किट रेट के अनुसार है। व्यावसायिक जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य आमतौर पर इसके 4 गुना और व्यावसायिक या पर्यटक स्थलों पर 10 गुना तक होगा, यानी यह जमीन 30,000 करोड़ तक के मूल्य की हो सकती है। ऐसे में टेंडर की सारी प्रक्रिया ही एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए दिखाई दे रही है। और तो और तीनों कंपनियों के बुक ऑफ अकाउंट्स भी एक ही कार्यालय के पते पर हैं। ऐसे में सवाल उठने भी लाजमी है, क्या उत्तराखंड की बेशकीमती जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है? क्या ऐसे और भी अन्य मामले हैं? सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं, ये वो तमाम सवाल हैं जो उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है। इस वीडियो में इतना ही और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।